जय हिंद दोस्तों। जो हमारा एग्जाम 2026 का जून महीने में यहाँ पे होने वाला दोस्तों, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको इसी साल अपना एग्जाम यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे ये जो 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ध्यान से सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हुए चलना। अगर दोस्तों ये 50 क्वेश्चन में अगर आपने 35 क्वेश्चन के भी आंसर यहाँ पे दे लिए तो मान चलना जब आपका एग्जाम होगा बड़ी आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे सिलेक्टेड वही क्वेश्चन करेंगे जिनके ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में आने के, ताकि आपको न्यू पैटर्न जो पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन भी वहां पे हो जाए और क्या लेवल हमारे क्वेश्चन का वहां पे होता है वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पता चल जाए। तो दोस्तों बस पेन और कॉपी लेके बैठना, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा वो सारे पॉइंट भी आप याद करते चलना। और इसके साथ साथ दोस्तों काउंट करते चलना स्कोर क्या आपका हो रहा है, जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें हम कितना स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हैं। यानी पूरा जैसा पेपर आता सेम वैसे हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। दोस्तों राजधानियां याद करके जाना, एक क्वेश्चन मान चलना आपके पेपर में वहां पे दिखेगा। ऑप्शन क्या हमारे हैं, अंकारा है, दोहा है, मनामा है या बेरूत है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें ये बताना है बहरीन की राजधानी बताइए क्या वहां पे होगा। तो दोस्तों बस क्वेश्चन आप देखते चलो, बस ये माइंड में क्लिक कर लो कि आंसर कितना यहाँ पे होगा। इसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा आप देखना कि आपका यही आंसर निकल रहा है कि दूसरा निकल रहा है। काउंट करते रहे स्कोर क्या हो रहा है। 35 टारगेट में दे रहा हूं कि आप सारा बच्चा वहां पे क्लियर इतना वहां पे करेगा। तो यहां पे पूछा गया बहरीन की राजधानी क्या है, हम क्या कहेंगे, आप कहोगे, हम कहेंगे सर मनामा हो जाएगी। ऑप्शन सी पे आपको टिक करना, राजधानियां याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आएगा। अगर यहां पे हमसे ये पूछ लिया जाए अंकारा बताओ, अंकारा किस देश की राजधानी है, आप कहोगे ये दोस्तों हो जाएगा तुर्की की राजधानी। अगर पूछा जाए दोहा कहां की राजधानी हो जाएगा, हम कहेंगे कतर की राजधानी। अगर बेरूत ये बताओ कहां की राजधानी हो जाएगा, आप कहोगे लेबनान। ये सारे सारे नाम यहाँ पे याद कर लेना, क्योंकि मैं वही ऑप्शन भी यहाँ पे दूंगा जिनके ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में आने के। तो ये चारों राजधानियां याद कर लेना, हो सकता आपके पेपर में कौन सी राजधानी वहां पे टकरा जाए। अगले क्वेश्चन में आइए, ये बताओ ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है। नदियों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ब्रह्मपुत्र नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। एक ये आपसे पूछा जा सकता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, भारत में किस नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, या फिर चाइना में किस नाम से जानी जाती है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी वहां पे होती हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं और सारे में वही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो आपका जून महीने में एग्जाम लगने वाला है इसी में सिलेक्शन आपको दिलाना। सेम वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा न्यू पैटर्न बेस है, यानी जहां से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश से नहीं बहती है, चीन है, नेपाल है, भारत है, बांग्लादेश है। तो आप आंसर क्या बताओगे, आप कहोगे सर ये नेपाल से नहीं बहेगी, तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से यहाँ पे सुन लेना। अगर क्वेश्चन पहला ये पूछा गया कि ये बताओ ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलेगी, आप कहोगे यहाँ पे तिब्बत। कहाँ बताओगे, आप सीधा कहोगे तिब्बत के मानसरोवर के पास, मान सरोवर। दोस्तों याद कर लेना थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तिब्बत का क्या लिख लोगे यहाँ पे, मानसरोवर, मानसरोवर के पास यहाँ पे निकलेगी। और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अब ये बताओ जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाएगी। अगर यहाँ बात होगी भारत में, तो भारत में हमें पता है भारत में ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही वहां पे जानी जाती है। अगर यहाँ पे ये कभी पूछ लिया जाए तो इसी नदी को अगर बांग्लादेश में, बांग्लादेश में किस नाम से हम लोग जानते हैं, आप कहोगे सीधा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से ये बुलाई जाती है। अगर यहाँ से ये पूछ लिया जाए इस नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, यारलुंग। क्या बताओगे यहाँ पे, यारलुंग जांगबो, जांगबो के नाम से दोस्तों ये वहां पे जानी जाती हैं। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बता दो कितनी यहाँ पे होती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपसे पूछेगा,
आप कहोगे 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई यहाँ पे आप बता देना। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी हमें बता दो। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर कभी पूछ लिया गया सहायक नदी कौन कौन सी होती है, एक दोस्तों यहां बताओगे दिबांग, क्या बता दोगे, दिबांग लिखना। एक दोस्तों क्या हो जाएगा, लोहित, एक क्या बता दोगे, लोहित यहां बता देना है। एक और लिख लेना, क्या हो जाएगी, शुभ नसरी, शुभ नसरी, ये नदी यहाँ पे हो जाए, ये सारी क्या हो जाएंगे, इसकी सहायक नदी यहाँ पे हो जाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आपके पेपर में आएगा। ये दोनों चीज भी याद कर लेना, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी, एक ये पूछेगा निकलती कहाँ से है, बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएंगी, चाइना में किस नाम से जानी जाती है। ये 2-3 पॉइंट नोट करना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज दी जा रही है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा यहाँ पे है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम हो गया। बताइए कौन सा ऐसा देश है, यहां पूछा जाए तीसरे नंबर का हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो मैं एक क्रम पूरा बता देता हूं, कोई भी चीज पूछे पहले नंबर में कौन है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, सारे आंसर आप यहाँ पे दे लोगे। लेकिन देखो हर क्वेश्चन में सिलेक्टेड ही करा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन केवल 50 क्वेश्चन ही मैं नहीं करा रहा हूँ, यहाँ इन 50 क्वेश्चन यदि मैं कम से कम हर सेट में 200-300 क्वेश्चन आपके वहां पे तैयार करा दूंगा। और जब आप पेपर में बैठोगे, अगर आपने ये 100 सेट वहां पे कंप्लीट कर लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मेहनत आपको भी थोड़ी वहां पे करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसके पहले ये क्लास आप एक बार लाइक जरूर वहां पे कर देना, क्योंकि एग्जाम तक मैं चाहता हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं और वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड वहां पे कराऊं जहां से आपका एग्जाम वहां पे निकल सके। और अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब वहां पे कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी अपनी क्लासें वहां पे अपलोड हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे अपलोड किए जाए, उनके नोटिफिकेशन भी तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा क्रम याद कर लेना। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका फिलहाल देख लेना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसका यहाँ पे हो गया। काउंट कर लेना क्या स्कोर यहाँ पे हुआ। तो देखो अगर नंबर 1 पे देखा जाए, पहले अभी तक कौन सा था कि ये अगर क्वेश्चन आता था कि जनसंख्या सबसे कौन से देश की, हम लोग चाइना का नाम लेते थे। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया, नंबर 1 पे अब आ गया है भारत, नंबर 1 पे आपका हो गया है भारत। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आपका हो गया चीन यहाँ पे। अगर बात करें तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, आपका देखा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे इंडोनेशिया, क्या हो गया, इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे यहाँ पे क्या बता दोगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम कहेंगे ब्राजील का, ये पांचवें नंबर पे आता है। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रख लेना, अभी आपका 2023 के पहले आपको ये चाइना पहले नंबर में हुआ करता था, लेकिन 2023 के बाद आपका भारत पहले नंबर पे वहां पे आ गया। तो ये क्रम याद कर लेना, कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्रम का पूछ लिया जाए जैसे इसमें पूछा गया, और ये सारे मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रेजेंट टाइम पे टीसीएस पूछ रही है, और आपका आर्मी का एग्जाम भी टीसीएस वहां पे करा रही है। तो इन क्वेश्चन के ज्यादा चांस रहेंगे आपके पेपर में आने के। चलिए अब बताओ, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो टिकट ट्रेवल स्कीम शुरू की है, जिसमें महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल मुफ्त वहां पे है। तो बताओ, जम्मू और कश्मीर होगा, बिहार होगा, असम होगा, लक्षद्वीप होगा। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर, हम कहेंगे जम्मू कश्मीर का नाम बताओगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आएगा। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन में ये मान चलना आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी वहां पे देखने को मिलेंगे। और ये स्कीम कब दोस्तों यहाँ पे लॉन्च की गई, आप कहोगे 2025 में ही आपकी ये स्कीम लॉन्च की गई है, तभी ये आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर इसके पहले दोस्तों ये पूछा जाए, जो दिल्ली शहर है वहां पे महिलाओं को जो फ्री टिकट सेवा वहां प्रोवाइड की जा रही है, ये कब से शुरुआत इसकी की गई थी, दिल्ली की अगर पूछा जाता हमसे, तो हम 2019 का नाम यहाँ पे ले लेते वहां पे। तो ये दिल्ली वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा।
भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई, कौन से वर्ष से प्रारंभ हुई। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये क्वेश्चन लेने का बस यही मकसद मेरा था कि कोई भी कंफ्यूजन आपको वहां पे ना हो कि भारतीय जनगणना कब प्रारंभ। देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहले इसका आंसर देख लो क्या हो जाएगा। आप कहोगे 1872 में टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली भारतीय जनगणना कब वहां पे हुई थी, हम कहेंगे 1872 में ब्रिटिश काल में आपके हुई थी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये पूछेगा, अगर क्वेश्चन में एक वर्ड ये लग गया नियमित, अगर ये वर्ड लग गया नियमित जनगणना कब से शुरू वहां पे हुई, जो आपके 10 वर्ष के अंतराल में वहां पे होती है। तो ये 200 जनगणना आपकी शुरू हुई थी 1881 से शुरू हुई है। इसके हर 10 वर्ष बाद आपकी ये होना बाद में स्टार्ट हो गई। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये बताओ स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब वहां पे हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब बताओगे। आप कहोगे सर हम कहेंगे 1951 में आपके हुई थी। तो ये दोनों डेटे भी याद कर ले। नियमित वर्ड लग गया आप 1881 बताओगे, स्वतंत्र भारत वर्ड लग गया आप 1951 बताओगे, कुछ ना लगा केवल जनगणना आपसे पूछ ली आप कहोगे 1872। तो इनमें कंफ्यूज ना होना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि लावणी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य आपकी हो जाती है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, सिक्किम है, तमिलनाडु है। आप काउंट करते चलना स्कोर क्या आपका यहाँ पे हो रहा है। कम से कम जीके के 10 क्वेश्चन आते तो 7 क्वेश्चन हर हाल में आपके वहां पे सही होने चाहिए। तो लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। तो किस राज्य का आप बताओगे। आप कहोगे सर हम बताएंगे महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन यूपी का पूछा जाए, यूपी का प्रमुख लोक नृत्य क्या यहाँ पे हो जाएगा। हम कहेंगे कथक। क्या नाम बताओगे। आप बताओगे कथक का नाम यहाँ पे बताना है। अगर सिक्किम राज्य का हमसे पूछा जाता हम क्या बताएंगे। आप कहोगे मरूनी नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु का अगर नृत्य पूछा जाता हम बताएंगे कारागम। ये प्रमुख नृत्य हो जाते हैं, इन राज्यों के भी वहां पे हो जाएंगे। और सारे नाम आपको बिल्कुल रटे हुए वहां पे होने चाहिए। अब टाइम दोस्तों बिल्कुल नहीं बचा है, ये मान चलना जून महीने में आपका एग्जाम कंफर्म है हो जाएगा। तो ये दोस्तों बचा हुआ टाइम जितना है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस वहां पे जरूर करते हुए आपको चलना है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदों को किसने तैयार वहां पे किया था। व्यवहार राम मनोहर सिंह है, दूसरा है नंदलाल बोस है, श्याम प्रसाद बनर्जी है, बेनेगल नरसिंह राव है। तो किसने तैयार किया था मसौदों को, ये हमसे यहाँ पूछा गया। तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन और ऐसे बन सकते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, और सारे चीजें आपको पता भी वहां पे होनी चाहिए। हर क्वेश्चन आपके पेपर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, तभी वही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाए जिनके चांस है पेपर में आने के। तो आंसर दोस्तों सीधा सीधा आपको क्या बताना है, बेनेगल नरसिंह राव का बताओगे। ऑप्शन डी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है। और यहाँ क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया संविधान सभा के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन यहाँ पे थे। तो किसका नाम बताओगे। आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका बताओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम यहाँ पे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन यहाँ ये पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के, ये बताओ जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन वहां पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे, यहाँ पे बताओगे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यहाँ पे आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ संविधान को कब अपनाया गया, संविधान को कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था, हम कहेंगे कब, 26 नवंबर
1949। दोस्तों ये डेट यहाँ पे याद कर लेना। एक नाम और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस का याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए, ये बताओ नंदलाल बोस ने क्या किया था, संविधान की जो मूल पांडुलिपि थी उसे सजाई थी, यानी उसमें जो संविधान हमारा बना था उसे जो सजाने का काम वहां पे हुआ था वो किसका था, वो था नंदलाल बोस का था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वहां पे कि जो संविधान की पांडुलिपि है उसमें जो सजावट का काम किसके द्वारा किया गया था, आप कहोगे नंदलाल बोस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये नाम भी आपका पूछा जा चुका है, और ये सारे पॉइंट तो आपको क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। दोस्तों अगर कोई बच्चा पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहा है, उसे ये नहीं पता है सर हम क्या चीज पर तैयार करें, वो तैयारी कई तरीके से वहां पे होती है। सबसे पहले आपको ये पता वहां पे होना चाहिए हमें क्या चीज तैयार करना जो एग्जाम में आएगा, और उससे बड़ी बात ये आपको पता होनी चाहिए किस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, यानी क्या चीज हमें नहीं पढ़नी है, तो वो उस पर ज्यादा ध्यान वहां, क्योंकि टाइम हमारे पास कम यहाँ बच रहा है। अब पहली बात दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, ये जो नोट्स आपके बने बनाए यहाँ दिया जा रहे हैं, नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, और प्रॉपर ये दोस्तों कलरफुल यहाँ पे इमेज के साथ सारे नोट्स यहाँ बनाए गए ताकि नोट्स को समझने में भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे ना हो। और ये सारे दोस्तों नोट आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके में सारे मैंने आपके एप्लीकेशन में अपलोड यहाँ पे करा दिए। प्ले स्टोर पे जाना, सीधा एने वाला सर्च कर लेना, जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा, सारे नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए। एग्जाम के पहले एक बार नोट्स जरूर तैयार कर लेना दोस्तों। नोट्स के साथ आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये सारी चीजें आपने तैयार कर लिए पेपर में, कोई नोट्स बनाने टाइम आपको टाइम बिल्कुल वेट नहीं करना है यहाँ पे। इसके साथ दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि आप ये जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो कर रहा, मुझे व्हाट्सअप पे आप मैसेज भी वहाँ पे कर देना, जहाँ पे ये कंप्लीट नोट सीधे व्हाट्सअप पे भी आपको वहाँ प्रोवाइड आपको करा दूंगा। या किसी भी बच्चे कोई भी वहाँ पे डाउट भी होता है, मुझे व्हाट्सअप पे जरूर मैसेज करिए, जो भी आपका डाउट होगा उसका सोल्यूशन मैं बिल्कुल आपको वहाँ प्रोवाइड आपको करा दूंगा। लेकिन एग्जाम के पहले ये नोट्स आप जरूर तैयार करें ना, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करना नोट्स बनाने में। तो अगर नोट्स अभी आप बनाओगे तो इसका रिवीजन कब करोगे, और इसका रिवीजन कब करोगे, और पेपर आप जब तक रिवीजन करोगे पेपर आपका काफी पास वहां पे आ जाएगा। तो अभी से इसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, जितना हो सके बार बार इसका रिवीजन स्टार्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, सुषमा स्वराज है, मीरा कुमार है, प्रतिभा पाटिल है, सुमित्रा महाजन है। ये नाम भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो पूछा गया है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष किसका नाम बताना है, हम बताएंगे मीरा कुमार का नाम बताओगे। ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा टिक यहां पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष ये कब बनी थी, तो ये दोस्तों आपकी 2009 में लोकसभा अध्यक्ष यहां पे बनी थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ जो मीरा कुमार है किसकी बेटी हैं, मीरा कुमार किसकी बेटी हैं, तो आप कहोगे जगजीवन, किसका नाम लोगे, जगजीवन राम की ये बेटी यहाँ पे हो जाती है। एक क्वेश्चन मैंने ये बताया था, ये नाम प्रतिभा पाटिल वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन पूछा गया भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन यहाँ पे हैं, हम बताएंगे प्रतिभा सिंह पाटिल यहाँ पे आपकी हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपके आ गया, अब बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में आपका हुआ था, झांसी है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मेरठ है। अब बताइए कौन से शहर में आपका ये आंदोलन वहां पे हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये। तो यहां बात हो रही है हमसे 1857 की क्रांति की बात हुई है, तो ये कौन से शहर से शुरू हुई थी, हम कहेंगे मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी पे सीधा सीधा आपको टिक यहां पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूरी डेट आपसे पूछी जाती कि 1857 जो क्रांति हुई ये कब वहां पे हुई थी, इसकी पूरी डेट यहां बताइए, तो ये दोस्तों मेरठ में आपकी हुई थी 10 मई 1857 में आपकी दोस्तों यहाँ पे मेरठ में आपकी शुरू हुई थी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कि जो आपका विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने वहां पे किया था, तो दिल्ली में किसका नाम बताओगे, आप बताओगे बहादुर शाह
बहादुर शाह जफर, जाफर लिख लेना, जाफर ने किया था। सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, ये बताओ विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने वहां पे किया था? आप बताओगे बहादुर शाह जफर का नाम। अगर झांसी में पूछा जाए नेतृत्व किसने वहां पे किया था, हम बताएंगे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। किसका नाम बताओगे? रानी लक्ष्मीबाई का नाम यहाँ पे आप याद कर लेना। ऐसी अगर एक यहाँ पे ये बताओ, अच्छा अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये 1857 जो क्रांति है, इस क्रांति का अंत कब वहां पे हुआ था? अब क्रांति का दोस्तों अगर अंत आपसे पूछ लिया जाता तो अंत क्या बताओगे? 1858 में इस क्रांति का आपका अंत भी यहाँ पे हो गया था। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता यहाँ पे होने चाहिए। चलिए अगला सवाल आता है T20 ब्लाइंड। देखो यहाँ पे बात हो रही है ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप की बात यहाँ पे हो रही है। क्रिकेट जो कि 2022 का फाइनल मैच कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये मैच कहाँ पे खेला गया? अब यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मैच जीता किसने था और उप विजेता कौन यहाँ पे आपका हो जाता है इस मैच में। अब भाई अगर कोई ब्लाइंड इन पर्सन हो गया, बॉल तो उसे दिखेगी नहीं वहां पे, तो कौन सी बॉल का वहां पे यूज किया जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पहले तो ये बताओ कहाँ पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन सीधा सीधा सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक ऑप्शन माइंड में ले लेना कि हम बता रहे हैं ये आंसर। अब देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, 2022 का फिर भी क्वेश्चन आता है। ये अभी जो एग्जाम हुए एसएससी के हुए थे वहां पे, ये क्वेश्चन कई शिफ्टों में आपका रिपीट वहां पे हुआ था। तो सीधा सीधा आप क्या आंसर बताओगे? यहाँ बताओगे हम एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि आपका बंगलौर में है, हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक और ये पूछा जा सकता है कि 2022 का जो ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप है इसे जीता किसने था? देखो जीता कौन था? भारत। कौन जीतेगा? भारत यहाँ पे इस मैच को जीता था। अगर ये क्वेश्चन पूछे भारत ने किसको हरा के जीता था, आप कहोगे बांग्लादेश को हरा के भारत ने वहां पे जीता था। अब एक क्वेश्चन ये याद कर लेना, इसमें गेंद कौन सी आपकी यूज वहां पे की जाती, कौन सी बॉल का यूज वहां पे किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या बताएंगे? बॉल का नाम हो जाएगा रैटल वाली। रैटल वाली बॉल का यूज यहाँ पे किया जाता है। ये बॉल क्या होता है दोस्तों, जब ये बॉल फेंकी जाती है उसमें एक प्रकार की ध्वनि आती है वहां पे कि बॉल किधर से वहां पे आ रही है, तो एक प्रकार जो ध्वनि वाली बॉल होती है उसका यूज यहाँ पे किया जाएगा। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक अब देखो यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन मैथ के दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल वहां पे आते हैं। मैथ के क्वेश्चन गलती सी भी आपको गलत वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको आसान क्वेश्चन आपके गलत वहां पे हो गए, मान चला सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर वहां पे हो जाओगे। अगर आपको सिलेक्शन वहां पे दोस्तों लेना है तो अपना टारगेट बना के चलना कि जो हमारा 50 क्वेश्चन का पेपर होता है किसी भी हाल में 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे सही कर ही ले। वहां पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर कीमत बताओ क्या हो जाएगी? बिल्कुल इजी सवाल है, बस गुणा भाग है, आंसर को तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। हमने माना कंप्यूटर कितने का था हमारा? 22,200 रुपए कंप्यूटर था, 22,200 का। अब ये बताओ 25% का आपने डिस्काउंट दे दिया, अगर टोटल हमारा 100% होता है, 25% डिस्काउंट दे दिया, कितने का हम बेचेंगे? आपको भाई 75% का ही तो हम लोग बेचेंगे। बस इसका यही 75 इसका आप यहाँ पे निकाल दीजिए। 75 75/100 कर दोगे, इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 2020 सीधा सीधा काटोगे, 222 का आपका 75 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 16,500 रुपए दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया। तो हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर की कीमत क्या वहां पे हो जाएगी? 16,500 रुपए हो गई। आप क्या कह दोगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी पे आपको सीधा सीधा टिक यहाँ पे कर देना। बिल्कुल नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या आपकी यहाँ पे दी जा रही है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या वहां पे होता है? बस अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है यहाँ पे कि ये बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फार्मूला पता है तुरंत आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो हमें पता भी है कि जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका आपका फार्मूला क्या होता है? जब हम अर्धगोले की बात करते हैं 2πr² यहाँ पे हमारा होता है। सारी वैल्यू आपकी यहाँ पे दी जा रही है। त्रिज्या आर का मान क्या दिया जा रहा है? आर का मान आपका है 13√3 है, पाई का मान 22/7 होता है। बस गुणा आप कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे? 2 गुणे
देखो आंसर हमारा किसमें पाई में आ रहा है, तो पाई का मान सीधा सीधा हम पाई ही यहाँ पे रख देंगे। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 13√3 और यहाँ पे कर देंगे इसका वर्ग दोस्तों आपका हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो कितना यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल हुआ 2 गुणे पाई गुणे 13 का वर्ग करो कितना हो जाए 169 यहाँ पे हमारा हो गया। अब ये √3 का वर्ग करोगे 3 सीधा सीधा बाहर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब सभी को गुणा करो क्या हो जाएगा, यानी कि 169 गुणे 2 गुणे 3 हमने किया, ये दोस्तों आपका हो गया 1014 पाई दोस्तों, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1014 पाई। ऑप्शन बी पे सीधा सीधा टिक कर, बस ये फार्मूला अगर याद है तो आंसर सीधा सीधा आप बता दोगे आंसर कितना यहाँ पे आपका आ रहा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। x जो है 3 अंकों के एक बड़ी से बड़ी संख्या, दोस्तों जहां भी आपकी ये बड़ी से बड़ी संख्या यहां पे लिख जाए तो वहां पे अभी मैं बताऊं क्या निकालना है। 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के अंकों का योग बताओ। पहले तो हमें ये निकालना है कि x एक है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको जब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या निकल आ जाए, आपको एल मान लो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम आपको निकाल लेना है। क्या निकालोगे इसका एलसीएम, तो सिंपल सा आपको 12 का और 20 का और 25 का इन तीनों को निकालना, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम के बाद 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसी एलसीएम से आपको पता वहां पे करनी है। तो एलसीएम तो आपको निकालना आता है, गुणनखंड विधि का यूज करिएगा, एलसीएम आपका सिंपल सा निकल आएगा। अगर हम 12, 20 और 25 का इनका अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये दोस्तों हो गया 300 यहाँ पे। तो क्या ये जो 300 है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपकी है, ये एलसीएम क्या सबसे इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके बड़ा आपका। अब मान लो इसी 300 को हम 2 से गुणा कर दें, ये 600 हो गया। अगर इसी 300 को हम 3 से गुणा कर दें, ये हमारा 900 हो गया। अगर इसी 300 को हम यहाँ पे 4 से गुणा कर दें, ये आपका 1200 हो गया। लेकिन देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। ये संख्या हमारी 4 अंकों की, ये संख्या हमारी नहीं हो सकती है। तो ये जो संख्या दी जा रही यही हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 900 यहाँ पे हो गई। अब सवाल में ये पूछा गया है x के अंकों का योग। अब इन्हीं के अंकों का योग अगर निकालो कितना हो जाएगा, 9 में अगर 0 0 जोड़ोगे आपका 9 ही तो यहाँ पे निकल के आएगा। तो हम क्या कहेंगे, सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9, इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना। स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपके पेपर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये बताओ केतन ने 151 कुर्सी बेची और 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ का परसेंटेज बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ध्यान सुनना सवाल में क्या चीज दी जा रही है। यहाँ पे हमने एक चीज दिया, वो पहले को सवाल पढ़ लो, यहाँ पे सवाल में दिया क्या जा रहा है, फिर मैं बताता हूँ कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। एक बार सवाल आप खुद सॉल्व करके देखो आपका इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेन और कॉपी लेके बैठा, मैं तो सोल्यूशन आपका इनका करा ही दूंगा। देखो हमने ये माना कि जो सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमारा दिया गया है कि 151 कुर्सियां बेची, तो हमने माना एक कुर्सी अगर 1 रुपए की है तो 151 कुर्सी कितनी की हो गई, 151 रुपए की। तो हमने माना सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 151 रुपए, ठीक है। सवाल में क्या दिया जा रहा है, अब इसके बाद हुआ कि और उसे क्या हो रहा है यहाँ पे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी हो रहा है। तो हमें जो प्रॉफिट है कितना है आपका 51 रुपए। देखो अब ये बताओ क्रय मूल्य कितना वहां पे हो जाएगा, क्योंकि अगर हमसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, स्केल हमें पता होना चाहिए क्या, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए और गुणे 100 ये हमारा होता है। हमें यहाँ प्रॉफिट तो पता हो गया है, क्रय मूल्य हम और निकाल लेते हैं। तो ये बताओ ये सामान अगर हमें 151 की बेची है और हमें 51 रुपए का लाभ हो गया है, तो वो सामान थी कितने की, तो हम कहेंगे भाई वो सामान थी मान लो 100 रुपए की थी। तो 100 रुपए का सामान जब आप 151 बेचोगे तभी तो आपका 51 रुपए का प्रॉफिट होगा। और परसेंटेज लाभ पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे, 51 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्रय मूल्य आपका 100 निकाल लिया, परसेंटेज 100 से गुणा किया, ये 0 0 कट के हम सीधा सीधा कह देंगे 51% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे सीधा सीधा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए क्या लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं।
यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य आपका 14,430 है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य बताओ कितना यहाँ पे होगा। एक बार सवाल ध्यान से देखो, फिर बताओ क्या आंसर इसका यहाँ पे आएगा। देखिए सवाल में क्या दिया जा रहा है यहाँ पे ये बात हो रही है यहाँ पे कि आपके पास 26% की छूट देने के बाद यहाँ 5 ब्लूटूथ जो हैं ये आपके 14,430 के यहाँ बेचे गए हैं। ठीक है, अब पहले तो हम ये निकाल लेते हैं अगर ये 14,430 के आपके कितने ब्लूटूथ हैं, हम कह रहे हैं 5 ब्लूटूथ है, तो एक ब्लूटूथ पहले कितने का बिका वहां पे। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या किया, 5 से भाग कर दिया, ये निकल के आ गया 2,886 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया। 2,886 एक ब्लूटूथ मान लो बेचा गया है। अब हम मानते हैं जो पहले उसका प्राइस था वहां पे, पहले का प्राइस हम मान लो पहले x मान लेते, x रुपए का था वहां पे। अब x में जब हम इसे 26% की डिस्काउंट यहाँ पे देंगे, तो आप 100% में अगर 26 का डिस्काउंट दे दोगे कितने का बेचोगे, हम कहेंगे कितने का दोस्तों ये बिकेगा, आप कहोगे 74/100 का बिकेगा। और ये किसके बराबर, इसी के बराबर होगा, 2,886 के बराबर हो गया। अब बस इसी x का मान आप निकालो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2,886 इंटू 100 बटे क्या हो गया 74, ये आपका हो गया। बस इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी का आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसे सॉल्व करो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 2,886 आ गया। इसे काटो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, 74, 39, 39। आप जैसे ही काटो कितनी बार जा रहा है, ये आप कहोगे 39 बार गया। अब इसे सॉल्व करो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 39 गुणे 100 करोगे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 3900 रुपए यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 3900 रुपए। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3900 रुपए आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 रुपए हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे करिएगा। यहाँ दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। देखो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। मेन फोकस आपको बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीके में कर लेना है। जो इन तीनों में अच्छी खासी पकड़ वहां बना लेकर मान चलना, आपका सिलेक्शन वहां पे हो गया। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जीके में अच्छी खासी पकड़ बना के आपको वहां पे चलना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चालकता मापने की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। क्या पूछा जाए, एसआई आपकी व्युत्पन्न इकाई यहां पूछी गई है। टेस्ला है, फैराडे है, सीमेंस है या हेनरी है। तो बताइए क्या आंसर यहां पे दोगे अगर पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा गया। तो भाई अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, आप क्या आंसर बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे सीमेंस का नाम देना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब ये बताओ टेस्ला क्या होता है, टेस्ला। तो टेस्ला दोस्तों क्या बताओगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई आपकी हो जाती है। फैराडे दोस्तों क्या होता है, ये हो जाएगा विद्युत धारिता। फैराडे में क्या बताओगे, ये किसकी इकाई हो जाएगी, हम कहेंगे विद्युत धारिता की इकाई आपकी यहां पे हो जाती है। एक दूसरा हेनरी यहां पे दिया जा रहा है, हेनरी किसकी इकाई हो जाएगी, आप कहोगे प्रेरकत्व। प्रेरकत्व की दोस्तों इकाई यहां पे होगी। टेस्ला के लिए मैंने अभी क्या बताया था, टेस्ला किसकी इकाई हो जाएगी, आप कहोगे यहां पे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपकी यहां पे हो जाती है। तो कोई भी इकाई पूछी जाए आपको पता होना चाहिए, इकाई से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसके द्वारा वहां पे की गई थी, जिन्हें 1913 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था। ये क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। सीधे सीधे ऑप्शन सामने आपके यहां पे दिख रहे हैं, क्योंकि खोजकर्ता भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहां पूछा गया सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने वहां पे की थी, और 1913 में नोबेल पुरस्कार भी वहां पे दिया गया था। तो किसने, क्या बताओगे आंसर यहां पे, आप सीधा कहोगे सर हम कहेंगे यहां पे हाइके कामलिंग ऑन्स का नाम यहां पे लेना, ऑप्शन सी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज इन्होंने कब वहां पे की थी,
तो आप यहाँ पे कहोगे 1911 इसमें इसकी खोज की थी और 1913 में इसके लिए ना भौतिक का नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था, लेकिन खोज 1911 में ही उनका वहां पे हो गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ, एक नाम रॉबर्ट बुनसन यहाँ पे दिया जा रहा, इन्होंने क्या खोजा था? तो जो आपका स्पेक्ट्रम का विश्लेषण यहाँ पे था, इन्होंने वहां पे किया था। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके वैन डेर वाल्स हैं, इन्होंने क्या खोज किया था? तो दोस्तों जो आप देखा होगा, जो गैस के समीकरण है किसके द्वारा दिए गए थे? इनके द्वारा गैस के समीकरण वहां पे दिए गए थे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ किर्चहॉफ ने किसकी खोज की है, तो इनका नाम से ही पता चल रहा है कि एक इन्होंने किर्चहॉफ का नियम ही तो वहां पे आपका दिया था। तो यहाँ पे हम किसका नाम बताएंगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है? इसका लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तुरंत आंसर यहाँ पे निकालो, तुरंत आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए। और वो कौन सा फार्मूला था? सिंपल, इसका आंसर देख लो क्या हो जाएगा। फिलहाल आप क्या कहोगे? -40। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बता दोगे। अब फार्मूला यहाँ पे देख लो। फार्मूला दोस्तों होता है डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा आपका F -32 हो जाएगा, और गुड़े इसको किससे गुणा कर देंगे? 5/9 से करोगे। यहां से आप निकाल सकते हो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किसी एक की वैल्यू अगर दी जाएगी, दूसरे की वैल्यू यहां पे पता कर लोगे। दूसरा, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक हमें ये भी बता दो, पानी का जो हिमांक होता है, पानी का हिमांक, पानी का हिमांक, अब बताओ आपका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? पानी का हिमांक कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट में? तो हम क्या बताओगे? ये चीज आप यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या बताओगे? 212। ये आप यहाँ पे याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। चाहे हिमांक पूछे, चाहे क्वथनांक पूछे, कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, उनकी वैल्यू आपको बिल्कुल वहां पता वहां पे होनी चाहिए। अगर उसे यहाँ पे ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आपका ये 1 डिग्री सेल्सियस और ये आपका फ़ारेनहाइट है, अब इनके खोजकर्ता बताओ यहाँ पे कौन थे? अगर इनके बताया किसने इनकी खोज वहां पे की थी, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फ़ारेनहाइट स्केल किसने यहाँ बनाया था, तो फ़ारेनहाइट स्केल किसने बनाया था? नाम किसका बताओगे आप? डैनियल का। किसका नाम बताओगे यहाँ पे? सीधा सीधा बताना है, डैनियल। नाम काफी अजीब इनके होते हैं, ग्रेबियल, डैनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट इनका नाम हो जाएगा। अगर ये सेल्सियस बताए, सेल्सियस स्केल किसके द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पे नाम किसका बताओगे? आप कहोगे एंडर्स, एंडर्स सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस, ये इनका नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो अगर इनके स्केल भी पूछ लिया जाए किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये नाम याद कर लेना, क्योंकि पेपर पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं। अगर आप सारी चीजें वहां पे तैयार करते रहोगे, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे यही चीजें पूछी जाती। पेपर दोस्तों ये मान चला इतना आपका हार्ड वहां पे नहीं आएगा, बस बेसिक चीजें ही आपसे वहां पूछी जाती हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल मतलब हार्ड लेवल का ही वहां पढ़ना स्टार्ट वहां पे कर देते हैं, और जब पेपर में वहां बैठते हैं उनको यही लगता है कि सर हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चन मतलब हमें फंसा ही नहीं वहां पे। भाई फंसने का एक मतलब ये होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एग्जाम निकाल आप तभी सकते हो जब आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज हमें पढ़नी है और क्या चीज हमें नहीं पढ़नी है। अगर आप सारी चीजें वहां पढ़ते जाओगे, इतना टाइम आपके पास बिल्कुल वहां नहीं बचा है। तो ये जो आपका टाइम बचा हुआ, इसमें आपको केवल सिलेक्टेड ही चीजें वहां पढ़नी है, तभी आपका एग्जाम वहां पे निकल पाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये बताओ नाभिकीय विखंडन में मूल नाभिक और उत्पाद नाभिकों के बीच द्रव्यमान का अंतर डेल्टा एम ऊर्जा ई में बदल जाता है, जिसकी दर आपकी प्रसिद्ध समीकरण ई बराबर एम डेल्टा सी स्क्वायर द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे 1905 में सबसे पहले किसके द्वारा ये निकाला गया था? तो आइजैक न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, गैलीलियो गैलीली है, या मैरी क्यूरी है? बताओ किसके द्वारा ये आपका वहां पे निकाला गया था? अगर पेपर क्वेश्चन ये हमारे रिपीट वहां पे हुआ, तो इसका आंसर बच्चों सीधा सीधा किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर हम बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम बताओगे। ऑप्शन बी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रख लेना, जो इसका फार्मूला ई बराबर
आपका mc² यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। दूसरा, कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, यहाँ पे हमें ये बताओ जो आपका ये c का मान कितना होता है, गति का मान कितना यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे गति का मान क्या बताओगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे याद कर लेना। ये मान भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ न्यूटन का क्या योगदान है, तो न्यूटन ने क्या दिया है, न्यूटन ने दोस्तों आप बताओगे, इन्होंने क्या दिया है, गति के नियम। न्यूटन ने क्या दिया है, गति के नियम नहीं दिए, जो तीन नियम वहां पे आपके प्रोवाइड कराए हैं। अगर पूछा जाए गैलीलियो का नाम दिया जा रहा है, तो गैलीलियो ने बताओ क्या खोजा है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, इन्होंने गैलीलियो ने एक, दोस्तों आप यहाँ बताओ जो आपके गैलीलियो हो गए, एक पहला सीधा लिख लेना कि आपका दूरबीन जो है, किस क्या खोजा है, दूरबीन। दूरबीन की खोज यहाँ पे की है। मैरी क्यूरी का नाम तो आपको पता ही होगा, इन्होंने क्या खोजा है, रेडियम की। इन्होंने किसकी खोज की है, हम कहेंगे रेडियम। और आपका पोलोनियम की खोज किसके द्वारा की गई है, आप कहोगे मैरी क्यूरी। तो ये भी एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सी का मान याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आपका ये बनता है वहां पे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विकिरण मापने के लिए उपयोग होगा, कार्बोरेटर है आपका, गाइकर काउंटर है, कैलिपर है आपका, ये गैल्वेनोमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आपका विकिरण मापने के लिए बताओ किसका यूज वहां पे किया जाता है। तो विकिरण मापने के लिए दोस्तों किसका यूज होता है, हम सीधा कहेंगे किसका, आप कहोगे गाइगर काउंटर का यूज होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों एक नाम यहाँ पे लिया है, कैलिपर दिया जा रहा है। ये क्या होता है, ये मापने का यंत्र होता है लंबाई। क्या मापता है ये आपका मापेगा लंबाई। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलिपर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, आप कहोगे लंबाई इसके द्वारा मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाएगा, आप कहोगे विद्युत धारा। इसके द्वारा क्या नापेंगे आप, विद्युत धारा। इसके द्वारा क्या मापा जाएगा, विद्युत धारा, किसके, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो कोई भी चीज पूछे फटाफट सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, पेपर इसी साल दोस्तों वहां पे निकालना है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सॉफ्ट ड्रिंक में तेज स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हमारे यहाँ से पूछे जाएंगे। पूछा जा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो सॉफ्ट ड्रिंक में तेज स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। बोरिक अम्ल है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, फास्फोफोरिक अम्ल है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। तो कौन सा अम्ल इसके लिए जिम्मेदार होता है, आप कहोगे सीधा वो अम्ल का नाम यहाँ पे हो जाएगा क्या, फास्फोरिक अम्ल होगा। ऑप्शन सी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ क्या हो जाएगा, तो रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, H3PO4। दोस्तों यहाँ पे ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में आता है, नोट कर लेना, फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा। अब बताओ पोटेशियम क्लोराइड के विघटन द्वारा ऑक्सीजन तैयार करने में कौन सा रसायन जो होता है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, जो आपके जो केमिकल रिएक्शन वहां पे होते इनकी दर को बढ़ा देता है, लेकिन जो आपका उत्प्रेरक होता है वो वैसा का वैसा बना वहां पे रहता है। यही चीज पूछी जा रही, कौन सा उत्प्रेरक वहां पे यूज होगा। पोटेशियम परमैंगनेट है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या मैग्नीज ऑक्साइड है। तो किसका यूज वहां पे किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के विघटन। दोस्तों क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड का, यानी कि 2KClO3 विघटन, यानी क्या बनना, KCl या तो कर दो प्लस आपका जो 3O2, ये आपका यहाँ बना हुआ है। यही आपका जो रिएक्शन दिया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड के विघटन द्वारा ऑक्सीजन जो तैयार हो रही है, यहाँ पे ये जो आपकी ऑक्सीजन तैयार वहां पे हो रही है, तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक का यूज होता है, यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक आपका यूज वहां पे किया गया है। तो ये दोस्तों उत्प्रेरक हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, जो यहाँ पे इसकी दर को क्या करता है, तेज वहां पे कर देता है, जबकि आपका ये मैग्नीज डाइऑक्साइड वैसा का वैसा सेम आपका बना रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बारूद का घटक नहीं है। चारकोल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आपका सल्फर है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो पूछा क्या जा रहा है, ये बताना है बारूद का घटक नहीं है। तो बारूद का घटक नहीं है, इनमें से बताओ क्या वहां पे हो जाएगा। देखो जो आपके दोस्तों बारूद यहाँ पे होती है, क्या होती है बारूद,
बारूद दोस्तों आपका एक यहाँ पे देखो क्या पोटेशियम नाइट्रेट दिया जा रहा है, ये दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में 75% वहां पे आपका पाया जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे चारकोल दिया जा रहा है, चारकोल की मात्रा दोस्तों इसकी 15% यहाँ पे आपकी होती है। इसके बाद दोस्तों सल्फर यहाँ पे दिया जा रहा है, सल्फर दोस्तों आपका ये 10% यहाँ पे होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपका दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल इसमें वहां पे नहीं पाया जाएगा। हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इनके परसेंटेज भी याद कर लेना, बारूद में किस किस चीज का परसेंटेज आपका कितना वहां पे पाया जाता है। अब बताओ प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के, ये ध्यान रखो, जो आपका प्रिंटर है फोटोकॉपी मशीन यहाँ पे होती है, इसमें कौन से ये एलिमेंट के वहाँ पे बने होते हैं, कौन से एलिमेंट की ये मशीनें वहाँ पे बनी होती है, ये चीज़ यहाँ पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम वहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों आपका भी पेपर टीसीएस ही वहाँ पे करा रहा है, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से हुआ क्योंकि ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसके पहले ये किसी एग्जाम में जल्दी नहीं पूछा गया था। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आप क्या कहोगे, आप कहोगे अमार्फस सिलिकॉन, यहाँ पे याद कर लेना ऑप्शन सी, सीधा सीधा आंसर याद कर लेना अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रेजेंट टाइम पे आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, और वही जो टीसीएस ही एग्जाम करा रही, वही एग्जाम आपका भी जून महीने में कराने वाली है। अगर ये कोई क्वेश्चन आपके रिपीट यहाँ पे होंगे, आपको उसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर आप यहाँ पे कर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, ये बताओ भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक बताओ किसे वहां पे कहा जाएगा। पीसी राय है, आर ए आपके माशेलकर है, यूएन ब्रह्मचारी है, सी एन आर राव है। तो पूछा गया है भारतीय रसायन विज्ञान, और भारतीय वर्ड लगा, ये चीज पे कंफ्यूज वहां पे ना हो जाना। तो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक में किसका नाम बताएंगे, हम कहेंगे पीसी राय। अगर इनका पूरा नाम क्या होता है यहाँ पे आप बताओगे, प्रफुल्ल, इनका नाम क्या हो जाएगा, हम कहेंगे प्रफुल्ल चंद। क्या नाम बताओगे, प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, इनका ये पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, प्रफुल्ल चंद्र राय आप बता दो कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आपके कहलाते हैं। रासायनिक यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, सिरका है, डिटर्जेंट है, बेकिंग पाउडर है, नमक है। पूछा किसका जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बताना है, क्या वहां पे होता है। तो इसका सामान्य नाम सीधा सीधा आप क्या बताओगे, आप कहोगे बेकिंग पाउडर बताना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर ये बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र अगर पूछ लिया जाए, रासायनिक सूत्र इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सिरका क्या होता है, सिरका क्या होता है, ये एक प्रकार का एसिटिक एसिड है। सिरका क्या होता है, एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH, ये होता है आपका एक एसिटिक एसिड यहाँ पे होता है। और नमक तो पता ही, नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा NaCl, हमारा नमक यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये बताओ स्फालेराइड किसका अयस्क यहाँ पे है, ये बताना है किसका अयस्क है, जिंक का है, कॉपर का है, मैग्नीशियम का है, या मैग्नीज का है। तो स्फालेराइड किसका अयस्क हो जाएगा, आंसर बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा। इनके भी इन सारे के प्रमुख अयस्क आपको पता वहां पे होने चाहिए, अयस्क से आपका सिलेबस में दिया गया है और एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता भी है। तो स्फालेराइड किसका अयस्क हो जाएगा, हम कहेंगे दोस्तों जिंक का आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए स्फालेराइड का आप बताओ रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किसका हो जाएगा, ये आपका जिंक सल्फाइड, क्या हो जाएगा इसका, जिंक सल्फाइड, ZNS यहाँ पे आप याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कभी आपसे, हमें ये बताओ कि जो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है, जो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखोगे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका चाल्को पाइराइड, चाल्को पाइराइट, ये इसका मुख्य अयस्क यहाँ पे पाई राइट, ये हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CuFeS2। दोस्तों यहाँ पे इनके रासायनिक सूत्र भी याद कर लेना, और अयस्क तो याद ही होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। मैग्नीशियम का अगर पूछा जाए, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या बताओगे, यहाँ पे हम बताएं क्या,
मैग्नेसाइट यहाँ पे आपको बता देना है। मैग्नेसाइट का सूत्र यहाँ पे क्या बताओगे, आप बताओगे MgCO3 यहाँ पे बताना है। मैग्नीज का प्रमुख अयस्क अगर पूछा जाए क्या बताओगे, पाइरो, क्या लिख लोगे यहाँ, पाइरो होता है क्या, पाइरो लूसाइड, पाइरोलूसाइड, ये नाम यहाँ पे याद कर लेना। इसका कैसे रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, MnO2, ये यहाँ पे याद करना। इनके अयस्क भी पता होना चाहिए, इनके रासायनिक सूत्र क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में, अंगूर में, सिरका में, दही में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में यहाँ पे पाया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या बताएंगे इसका आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा। आप कहोगे सर हमसे अगर क्वेश्चन पूछा गया, हम कहेंगे पालक में क्या होता, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। ऑप्शन ए पे सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र यहाँ पे क्या होता है, आप क्या कहोगे, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र दोस्तों याद कर लेना। अगर कभी यह तो ये हो जाएगा, या फिर ये भी C2H2 आपका O4, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है, C2H2O4 COOH2, ये दोनों कोई ना कोई आपका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाए, ये बताओ सिरका है, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी मैंने बताया था एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है यहाँ पे, आप कहोगे एसिटिक, एसिटिक अम्ल यहाँ पे पाया जाएगा। ये बताओ दही होता, दही में कौन सा अम्ल होता है, आप क्या कहोगे, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल यहाँ पे पाया जाएगा। अगर बताओ अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, आप कहोगे टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, आपका अंगूर में पाया जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज में कौन सा अम्ल आपका पाया वहां पे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर बताइए आंसर क्या हो जाता है। रसायन को पीएच मान बहुत बार देखा होगा, अब ये बताओ रसायन में पीएच का अर्थ वहां पे क्या होता है, पीएच का अर्थ बताओ क्या होता है। आप देखोगे भाई अम्लीय है, क्षारीय है, इतना पीएच मान होगा ये अम्लीय होगा, इतना पीएच मान होगा क्षारीय होगा, आपका इतना पीएच मान होगा उदासीन हो जाता है। तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है क्या, इसका अर्थ आखिर क्या होता है, इसका अर्थ दोस्तों क्या बताओगे, हाइड्रोजन की शक्ति। क्या बताओगे, हाइड्रोजन की शक्ति। क्या आंसर बताओगे, हाइड्रोजन शक्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका ये पीएच स्केल होती है क्या होती है, तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी 0 से लेके 14 के बीच पीएच आपकी स्केल यहाँ पे होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपका ये जो पीएच मान है, पीएच अगर 7 है, 7 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ना तो कम है 7 से ना तो ज्यादा, केवल पूरा एग्जैक्ट आपका 7 हो गया। तो हम कहेंगे ये दोस्तों हो जाएगा आपका न्यूट्रल, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल, उदासीन यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर आपका ये पीएच मान है ये 7 से कम हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका अम्लीय। यहाँ पे क्या कह दोगे, आप कहोगे अम्लीय हो जाएगा। अगर यही पीएच मान आपका जो होगा मान लो 7 से अधिक, पीएच मान मान लो क्या हो गया, पीएच मान जो वैल्यू आपकी होती है, पीएच का मान अगर 7 से अधिक यहाँ पे हो गया तो सीधा सीधा लिख लेना, कंफ्यूजन आपको वहां पे हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, वो हो जाएगा आपका क्षारीय यहाँ पे हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनते भी हैं, याद कर लेना। 7 है न्यूट्रल है, 7 से कम है अम्लीय हो, 7 से ज्यादा हो जाएगा क्षारीय आपका वहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा। दानेदार जिंक में पतला आपका सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस वहां पे बनेगी। दानेदार अगर जिंक में हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दे तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो कौन सी गैस इसमें बनेगी। देखो ये क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन सिलेक्टेड ही है जो प्रेजेंट टाइम पे आपके ऑनलाइन एग्जाम में यहाँ पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो Zn है, जिंक है, बे अगर हम H2SO4 की क्रिया वहां पे करा दें तो क्या दोस्तों यहाँ पे होगा, ये आपका ZnSO4 बन जाएगा। कौन सी गैस निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे सीधा टिक करेंगे, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे निकलती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अब सेब काटने पर वह रंग बदल जाता है, इसका कारण कौन सा एंजाइम है? देखा होगा आपने भी, जब आप सेब खाते हैं या सेब को चाकू से भी वहां पे काटते हैं, अगर उसे 5 या 10 मिनट वहां पे रख देते हैं तो उसका देखना जो कलर होता है, कलर चेंज हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है, ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। और सेब के अलावा भी कई चीजें होती हैं, वो भी पेपर क्वेश्चन आपके बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे ये बताओ, इसका कारण कौन सा एंजाइम यहाँ पे होता है? तो उस एंजाइम का नाम क्या बताओगे? वो दोस्तों एंजाइम आपका होता है क्या? पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज की वजह से यहाँ पे होता है। ऑप्शन सी पे आपको सीधा सीधा टिक करना। बस यहाँ पे यही याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बस यही आपका बन सकता है, वो कौन से एंजाइम की वजह से उसका रंग वहाँ पे चेंज होता है। और किस किस का रंग वहाँ पे चेंज हो जाता है? जैसे अगर आप आलू भी कुछ देर काट के छोड़ दो, आप देखोगे वहाँ पे उसका भी रंग वहाँ पे चेंज हो जाएगा। आलू के बाद दोस्तों आपका जैसे केला हो गया, केला को भी देखना, अगर आप उसे छील के थोड़ी देर रख दो, उसका भी रंग देखोगे थोड़ा आपका कलर वहां पे चेंज हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखो, राइट आंसर इसका क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो सवाल में क्या चीज दी जा रही? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप और आपके जो क्षैतिज पंक्तियों के पीरियड्स कहा जाता है। अब ये बताओ कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं, उनकी संख्या यहां पूछी जा रही है। 9 होगी, 5 होगी, 11 होगी, 7 होगी? आप भाई इसका आंसर देखते यहां पे बता दोगे। आप क्या कहोगे, सर हम तो बता दिया डी। तो वही मैं कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जो इजी होते हैं, सरल होते हैं, आपको गलती से भी गलत वहां पे नहीं करना। जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सेम वैसी जैसा आपका पेपर वहां बनता, सेम वैसी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा एक आइडिया ये चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा जो पेपर आएगा सेम इसी पैटर्न पे आएगा। कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे, कुछ नॉर्मल आएंगे, कुछ बिल्कुल इजी ही आपके वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो क्या बताओगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ग्रुप्स कितने हैं? ग्रुप्स हमने बताया 18 आपके यहाँ पे हो गए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ जो आपका पहला पीरियड है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका पहला पीरियड होता है उसमें कितने तत्व हैं? हम कहेंगे 2 तत्व। कौन कौन से? हाइड्रोजन और आपका हीलियम यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज यानी इसकी रचना की खोज हो जाए या इसकी रचना किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? आप किसका नाम बताओगे? आप सीधा बताओगे मेंडलीव का नाम याद करना है। मेंडलीव और मॉसले, मेंडलीव और किसका नाम बताओगे? मॉसले का नाम यहाँ पे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आधार क्या है, इसका आधार यहाँ पे क्या है, तो आधार क्या बताओगे? परमाणु क्रमांक। आधार क्या बताओगे? सीधा बताओगे परमाणु जो क्रमांक होता है इसका आपका ये आधार यहाँ पे हो जाता है। तो सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? जो आपका एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने आपके ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पे होते हैं? तो इसका परमाणु निकालने के बाद दोस्तों इसके आपको इसका फार्मूला वहाँ पता होना चाहिए, तभी पूरी वैल्यू यहाँ पे आप निकाल पाओगे। तो दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र यहाँ पे क्या होता है? हमें पता है CH3COOH, या अभी मैंने एक फार्मूला बताया C2H4O2 यहाँ पे आपका होता है। तो ये बताओ यहाँ पे जो आपका एसिटिक अम्ल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहाँ पे होंगे? तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पे? आप कह रहे हो इसके परमाणु संख्या कितनी हो गई? आपकी 2 हो गई। तो सीधा सीधा आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाए, इसमें हमें ये बताओ कार्बन के कितने परमाणु हो जाएंगे? कार्बन के परमाणु कितने बता दोगे? आप यहाँ पे 2 बताओगे। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 4 यहाँ पे हो जाती हैं। तो अगर कोई भी चीज पूछे, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसके लिए तभी मैं कहता हूं इनके फार्मूले, इनके रासायनिक सूत्र आपको पता होने चाहिए, तभी आप इनके आंसर वहां पे निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन में क्या चीज यहाँ पूछी जा रही है, ये बताओ आपका स्फाइलोराइड किसका एस का? ये क्वेश्चन आपका रिपीट यहाँ पे हो गया, इसके पहले हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व वहां पे आता है? कार्बन के पहले कौन सा तत्व होगा? बोरान है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, बेरिलियम है?
तो बताना है आवर्त सारणी में जो आपका कार्बन से पहले कौन सा तत्व यहाँ पे आता है। तो क्या बताओगे आंसर, कार्बन के पहले कौन सा तत्व हो जाएगा, आप यहाँ पे कहोगे बोरान का नाम याद करिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना यहाँ पे होता है, तो परमाणु क्रमांक क्या बताओगे कार्बन का, आपको बताना है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है। अब यहाँ से हमारे बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेन आपको फोकस करना है, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीके, इन 3 सब्जेक्ट की अच्छी खासी पकड़ वहां बना के चलना अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हिच आर एमंग द फॉलोइंग इज द डिफेंसिव डिसीज, ये बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा है, तपेदिक है, स्कर्वी है, या आपका ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। तो आंसर क्या बताओगे अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में वहां पूछे जा चुके हैं। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या बताओगे, आप बताओगे स्कर्वी का नाम यहाँ पे बताना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से यहाँ पे होता है, तो हम बताएंगे विटामिन सी की कमी से होता है। अब ये बताओ विटामिन सी के लक्षण वहां पे क्या होते हैं। तो दोस्तों जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, और वहां से अगर खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब आपको स्कर्वी की दिक्कत वहां पे आपकी हो गई है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अब विटामिन सी के, अच्छा ये बताओ स्रोत क्या है, विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो आपके खट्टे फल होते हैं उनसे क्या होता है, आपके इनका स्रोत यहाँ पे हो जाता है। जैसे आपका नींबू हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनमें क्या होता है, सभी में आपके जितने खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के स्रोत आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज यहाँ पे हमारी दी जा रही है। कौन सा विटामिन आपको सनसाइन विटामिन के नाम से वहां पे जाना जाता है, यानी सूर्य से हमें कौन सी विटामिन यहाँ मिलती है, ये चीज यहाँ पूछा जा रहा है, और उसको हम लोग सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप गलती से भी गलत नहीं करना है, बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पे हो जाते हैं। आप किसका नाम बताओगे, विटामिन डी का नाम बताओगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कहोगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है विटामिन डी अगर कमी यहाँ पे हो जाए, वयस्कों में क्या दिक्कत होती है और बच्चों में क्या दिक्कत वहां पे देखने को मिलती है। तो अगर ये बात करें बच्चों में क्या दिक्कत आएगी, आप कहोगे रिकेट्स, रिकेट्स नामक दिक्कत यहाँ पे। रिकेट्स में क्या होता है, जो इनके पैर यहाँ पे होते हैं वो एकदम टेढ़े हो जाते हैं, पैरों का आकार क्या हो जाता है, ये मान लो ऐसे है तो ज्यादा पैरों गैपिंग हो जाएगी, यह पैर आपके एकदम ऐसे जुड़े हुए यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, आपकी विटामिन डी की कमी से आपके होते हैं बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स। अगर पूछा जाए वयस्कों में क्या दिक्कत होती है, आप क्या कहोगे, वयस्कों में दोस्तों होती है ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, ये नाम भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। ये किसमें होती है, आपके वयस्क होते हैं उनमें ये दिक्कत वहां पे देखने मिलती है। इसमें क्या होता है, उनकी जो हड्डियां होती कमजोर हो जाती है, हड्डियों में क्या होता है बारीक बड़े छोटे छेद टाइप के वहां पे हो जाते हैं, जो जरा से भी झटके लग रहे थे टूट भी वहां पे आपकी सकती है वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित वहां पे होता है, पिता के एक्स वाई गुणसूत्र से, माँ के एक्स एक्स गुणसूत्र से, ये दोनों माता पिता से, या किसी से नहीं। तो ये बताओ, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये लड़का होगा ये लड़की होगा, ये किस पे वहां पे डिपेंड आपका करता है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा कहोगे पिता के एक्स वाई गुणसूत्र से यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि होता दोस्तों जो आपकी माँ होती है वो आपका हमेशा एक्स गुणसूत्र यहाँ पे देती है। अगर पिता का देखो एक्स गुणसूत्र पिता के यहाँ पे मिल जाता है तो किसका जन्म होता है, तो वहां पे पुत्री का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, आप कहोगे पुत्री का जन्म यहाँ पे होता है, यानी किसका होगा, फीमेल का, पुत्री का। अगर यहाँ पे पिता का वाई हो जाए और माता का एक्स यहाँ पे हो जाए तो किसका जन्म यहाँ पे होगा, तब यहाँ पे हो जाता है किसका, बच्चे का जन्म यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बताओ मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी यहाँ पे होती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मानव में गुणसूत्र कितने यहाँ पे होते हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या क्या वहां पे होती है, तो आज दो 46 लिख के आएगा, या फिर दोस्तों आपका 23 जोड़े लिख के आएगा। तो ऑप्शन में कोई चीज आएगा, या तो गुणसूत्र संख्या 46 आ जाएगा, या ऑप्शन लिख के आएगा 23 जोड़े वहां पे लिख के आपका आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक हमें ये भी बता दो जो आपका सेक्स
गुणसूत्र कौन सा यहाँ पे होता है? गुणसूत्र आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों आपका एक्स एक्स या फिर आपका क्या होता है एक्स वाई के नाम से जानते हैं। ये कौन से नंबर का होता है? आप कहोगे ये आपका 23वां गुणसूत्र ही यहाँ पे होता है, जो ये डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की वहां पे होगी। तो ये कौन सा गुणसूत्र होता है? आपका 23वां गुणसूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया किण्वन प्रक्रिया में उपयोग नहीं होता है? किण्वन प्रक्रिया में आपका उपयोग नहीं होता ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया, आप बताओ, किण्वन प्रक्रिया में आपका उपयोग यहाँ पे नहीं होगा? काउंट करते चल रहा है, क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है? 35 प्लस अगर स्कोर हो गया मान चलना तैयारी बिल्कुल सही आपकी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम किसका बताएंगे? यहाँ पे दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा? डी ही। देखो यहाँ पे एक दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे दिया जा रहा है। इसका यूज कहाँ पे होता है? ये दही और कुछ चीजों में इसका यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? जैसे आपका दही होता है, दही वही बनाने में इसका यूज वहां पे होता है। एक यहाँ पे आपका ल्यूकोनिस्टोक का यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, इसका भी यूज कहाँ पे होता है? इसका भी यूज आपका दही वही इस दही बनाने में इसका भी यूज वहां पे आपका हो जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है आपका लैक्टोबिशल्स का नाम दिया जा रहा है, इसका भी यूज यहाँ पे हो जाता है। ये आपका जो कैपिलोबैक्टर यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या होता है आपका दूसरा एक रोगजनक बैक्टीरिया है। ये क्या होता है आपका, यानी जो खाद्य पदार्थ यहाँ पे होते हैं, हम लोग जो खाने में खाना वाना यूज करते हैं, ये उसको और वहाँ पे नुकसान ही वहाँ पहुँचाती है। एक प्रकार उन खानों क्या करता है, विषाक्त तो वहाँ पे कर देता है। क्या करता है, ये खाने के लिए हानिकारक वहां पे बना देता है। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों का संग्रह है। कितने हड्डियों का संग्रह यहाँ पे होता है, ये चीज पूछी जा रही है। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे मानव शरीर में जो खोपड़ी है, इसकी सबसे बड़ी हड्डी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो पहले ये बताओ, जो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियों की संख्या यहाँ पे होती है? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो बच्चा जन्म वहां पे लेता है तब हड्डियों की संख्या क्या होती है, बाद जुड़ के आपकी कम वहां पे हो जाती है। या अगर क्वेश्चन देखो यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कि बच्चों के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो हमारा आंसर अलग यहाँ पे हो जाता है। फिलहाल आप सीधा सीधा इसका आंसर क्या बताओगे? यहाँ बताओगे मानव की खोपड़ी में आपकी 22 हड्डियां वहां पे होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधा टिक यहां पे कर देना। अगर क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाता है कि बच्चों का वर्ड यहां पे लग जाता, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप क्या कहोगे? 44 हड्डियां होती हैं। बाद में क्या होता है, यही हड्डियां आपस में वहां पे जुड़ जाती हैं, चिपक जाती है, तब इनकी संख्या क्या, इनकी आधी वहां पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए खोपड़ी की सबसे बड़ी हड्डी, खोपड़ी की मैं बता रहा हूं, खोपड़ी की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नाम क्या बताओगे आप? फ्रंटल। क्या हो जाएगा? फ्रंटल हड्डी। क्या हो जाएगा? फ्रंटल हड्डी यहां बता दो, ये सबसे बड़ी हड्डी यहां पे हो जाएगी। अब बताओ, भारत में मलेरिया के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा व्यापक रूप से उपयोग वहां पे की जाती है? यह आपका है हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन दिया जा रहा है, आपका एथाम्बुटोटल दिया जा रहा है, रिफेम्पिसिन दिया जा रहा है, यह आपका पैराजिनामाइड यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हमें बताना है मलेरिया के इलाज के लिए, किसके? मलेरिया के इलाज के लिए कौन सी दवा का यूज वहां पे किया जाता है? कौन सी दवा का यूज होगा? सीधा सीधा आंसर क्या बताओगे? हम कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बता जो मलेरिया का मुख्य कारण यहाँ पे क्या होता है, तो मलेरिया का मुख्य कारण दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे? सीधा सीधा बताओगे प्लाज्मोडियम आपका इसका परजीवी होता है, जो किससे फैलता है? मच्छर के द्वारा वहां फैलता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा, जो आपका मलेरिया के लिए जिम्मेदार वहां पे हो जाता है। अब बताओ, हृदय की धड़कन और श्वसन गति कौन नियंत्रित वहां पे करता है? हृदय की धड़कन हो गया और श्वसन गति यहाँ पे हो गया, जो हमारा हृदय मान लो लगातार धड़क वहां पे रहा है, इसे कौन कंट्रोल वहां पे कर रहा है? या फिर जो आपकी श्वसन गति, हम लोग सांस ले रहे हैं, इसे कौन कंट्रोल वहां पे कर रहा है? ये ऑप्शन हमारे सामने दिए जा रहे हैं। मेडुला ऑब्लिक्वाट है, पीयूष ग्रंथि है, स्पाइनल नर्व्स है, या स्पाइनल कॉर्ड है। तो कौन इसे कंट्रोल यहाँ पे करता है, ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया,
हम बताएंगे सर यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, बताओ जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? इसे आपका मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? हार्मोन को नियंत्रण करता है, हार्मोन को कंट्रोल यहाँ पे करता है। स्पाइनल नर्व्स क्या यहाँ पे होता है? ये रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसें होती हैं। ये क्या होती हैं? रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली आपकी नसें वहां पे हो जाती हैं। अब ये तो थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनाया जाता है जो कि आयोडीन के उपयोग करके बनता है? आयोडीन के उपयोग करके आपका बनता है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो उस हार्मोन का नाम बताओ, क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा? थायराइड ग्रंथ द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन कौन सा हो जाएगा जो आयोडीन की वजह से वहां बनता है? तो उस हार्मोन का नाम सीधा सीधा क्या बताओगे? ये दोस्तों हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन ही तो बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी वहां पे हो जाए, अगर शरीर में आयोडीन की आपकी कमी यहाँ पे हो जाए तो कौन सा रोग यहाँ पे हो जाता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइटर के नाम से। गाइटर के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा नामक रोग यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ SARS में ए का मतलब बताओ। ए का मतलब यहाँ पे क्या अर्थ होता है? एलर्जी है, एसिडिक है, एक्टिव है, या एक्यूट हो जाएगा? इसके लिए आपको इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पता वहां पे होना चाहिए। किसका? इसका SARS का फुल फॉर्म यहाँ पता होना चाहिए। एस से क्या कहोगे? एस से दोस्तों आप कह दोगे यहाँ पे क्या है? सीवियर कह दोगे। सीवियर, एस से क्या हो जाएगा? सीवियर हो जाएगा। इसके बाद ए से क्या हो जाएगा? ए से दोस्तों क्या होगा? क्या? एक्यूट। एक्यूट यहाँ पे कह दोगे। आर से दोस्तों यहाँ पे क्या कहोगे? आर से दोस्तों कहोगे आप रेसिपिरेटरी। परेटरी दोस्तों ये यहाँ पे आप कर दोगे, रेशरी परेटरी यहाँ पे कर दोगे। इसके बाद एस से क्या कह दोगे? एस से कहोगे आप सिंड्रोम। एस से क्या कह देंगे हम लोग? सिंड्रोम कह देंगे। किसी का भी पूछा जाए आप आंसर दे लोगे। यहाँ पे एक्यूट का ए का हमसे पूछा गया, ए का क्या बताओगे? एक्यूट यहाँ बताओगे। ऑप्शन नंबर डी पे सीधा सीधा आप राइट आंसर यहाँ पे कर दोगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ SARS जो ये दिया जा रहा है ये है क्या चीज यहाँ पे? तो दोस्तों ये क्या होता है? एक प्रकार का वायरस है। ये क्या होता है आपका? ये आपका SARS-CoV, ये आपका एक वायरस होता है। वायरस यहाँ पे आपका होता है, जैसे कोविड वायरस आया था, ये सेम वैसा ही वायरस यहाँ पे आपका था। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये वायरस दोस्तों कब फैला था? ये वायरस दोस्तों आपका 2002 में, 2002 में आपका फैला। इसके भी दोस्तों लक्षण वही वहां पे थे। इसमें भी आपका फीवर भी आता था और सूखी खांसी वहां पे आती थी। ये सारे इस वायरस के लक्षण थे जो आपके 2002 में फैला था। सेम वैसा ही वायरस था जो अभी आपका कोरोना वायरस यहाँ पे आपका आया था वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया को प्रभावित करते हैं। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जहां पे जो हमारी हड्डियां होती है उनमें बारीक छोटे छिद्र वहां पे हो जाते हैं। तो ये पूछा गया ऑस्टियोपोरोसिस और जो गठिया होते हैं ये किसको प्रभावित करेंगे? दांत को, हड्डी और जोड़ को, रक्त और त्वचा को? हम क्या कहेंगे? हड्डी और जोड़ को। ऑप्शन बी पे सीधा सीधा आपको टिक कर देना। जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये हड्डियों में दिक्कत वहां पे करता है। इसके बाद जो गठिया रोग होता है, जो आपके जोड़ होते हैं, जो हमारे ये जोड़ होते हैं हाथ के पैर के, इनमें क्या होता है? सूजन वहां पे आ जाती है, तो ये जोड़ों में तकलीफ वहां पे देता है। तो क्या बताएंगे? हड्डी और जोड़ों में। ऑप्शन बी आपका सीधा सीधा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताओगे? ऑप्शन बी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी के संपर्क से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित वहां पे होता है? यह भी क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। विटामिन तैयार करके जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कौन सा बताओगे? विटामिन डी सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है कि ज्यादा देर अगर धूप में रहने से, चलो ठीक है मान लो धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, अगर ज्यादा देर तक धूप में रहने से क्या दिक्कत हो सकती है? इससे दोस्तों आपको त्वचा का कैंसर भी वहां पे आपका हो सकता है। ये चीज भी पेपर में वहां पूछी जा चुकी है। अब ये बताओ कि हड्डियों में ह्यूमरस और रेडियस, अल्ना कार्पल्स और आपका मेटाकार्पस सम्मिलित वहां पे हैं।
कौन से हड्डियों में, अग्रभाज में या आपके पेल्विक गर्डल में, कशेरुकी स्तंभ में, या पश्चभुज में, या निचला अंग में। तो कहाँ पे आपकी ये बताओ कौन सी हड्डियां हैं जिसमें आपका ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पलस हो गया और आपका मेटाकार्पलस हो गया, ये सारी हड्डियां वहां पे शामिल है। कहाँ पे शामिल हो जाएंगी? आप कहोगे सर हम कहेंगे यहाँ पे जो आपकी ये अग्रभुज होते हैं, ऊपरी अंग होते हैं। ऑप्शन ए सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी ये आपका पेल्विक गर्डल यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या होता है? इससे हम लोग बोलते हैं कूल्हे की हड्डी। क्या होता है? कूल्हे की हड्डी। एक दोस्तों यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप कहोगे टोटल संख्या 206 हड्डियां हमारे शरीर में आपकी ये पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज दी जा रही है? ऑक्टोपस में बताओ हृदय की कितनी संख्या होती है? ऑक्टोपस में देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ऑक्टोपस कितने साल तक जी सकता है, तो कभी कभी मैक्सिमम मान चलना 1 या 2 साल ही जीता, ज्यादा नहीं जीता वहां पे। तो ऑक्टोपस में हृदय होते हैं 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1। ज्यादातर जो प्रजातियां ऑक्टोपस की होती है 1-2 साल ही आपकी वहां पे जीती है। तो ऑक्टोपस में हृदयों की संख्या कितनी होती है? हम कहेंगे 3 हृदय यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। 2 होते गलफड़ों के लिए होते, 1 होता है शरीर के लिए आपका वहां पे होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो आपका ऑक्टोपस होता है का रंग किस रंग का होता है? ऑक्टोपस किस रंग का होता है? आप कहोगे ऑक्टोपस दोस्तों आपका नीला रंग का यहाँ पे होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ऑक्टोपस के हाथ कितने होते हैं? ऑक्टोपस के हाथ कितने होते हैं? आप कहोगे 8 इसके हाथ वहां पे पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्टोपस जो होता है ये किस वर्ग में आपका आता है? ऑक्टोपस किस वर्ग में आएगा? तो वर्ग यहाँ पे क्या बताओगे आप? सेफलोपॉड। सेफलोपॉड इस वर्ग में दोस्तों आपका यहाँ पे पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? आपका मोलास्का संघ। मोलास्का संघ वहां पे आपका बोला जाता है। और जीवन काल मैंने बता दिया है, अधिकतर जो आपके आपके होते हैं क्या ऑक्टोपस होते हैं 1 या 2 ही साल आपके वहां पे जीते हैं। चलिए अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक मिठास है? प्राकृतिक मिठास इनमें से क्या हो जाएगा? स्पोर्टम है, सुक्रोज है, आपका सुक्रालोज है, आपका ये सैकरीन है। तो प्राकृतिक मिठास इसमें किसमें आपका पाया जाता है? तो आंसर क्या बताओगे यहाँ पे? आप सीधा कहोगे जो आपका सुक्रोज होता है। ऑप्शन बी सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और सुक्रोज को और हम किस नाम से वहां पे जानते हैं? आप कहोगे सुक्रोज को या आपको टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। टेबल शुगर के नाम से आपका जाना जाता है। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए प्राकृतिक मिठास और किस किस में आपका ये पाया जाएगा, जैसे दोस्तों आपका शहद हो गया, शहद होता है, या मेपल सिरप भी वहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सुक्रोज होता है, मुख्य स्रोत क्या है? सुक्रोज का मुख्य स्रोत अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मुख्य स्रोत यहाँ पे क्या होता है? एक दोस्तों आपका गन्ना हो जाएगा, दूसरा क्या आपका हो जाएगा? चुकंदर। दूसरा क्या आपका हो जाएगा? चुकंदर। ये इसके क्या हो जाते हैं? मुख्य स्रोत यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर ऐसा है जो जनित वायरल रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित वायरल रोग होता है? डेंगू है, तपेदिक है, आपका चिकन पॉक्स है, या खसरा है? अगर एग्जाम में देखो ये आपके सारे सिलेक्टेड वही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं जो ऑलरेडी टीसीएस के द्वारा वहां पूछे गए हैं, और आपका भी एग्जाम जब जून महीने में वहां पे होगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सीधा सीधा आंसर क्या बताओगे? डेंगू यहाँ बता दोगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो आपका डेंगू यहाँ पे होता है, डेंगू का कारण वहां पे क्या होता है, किस कारण से आपका डेंगू वहां पे होता है, तो यहाँ पे क्या बताओगे? एक दोस्तों आपका एडीज मच्छर होता है। क्या होता है? आप कहोगे एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के द्वारा ही आपका ये डेंगू वहां पे फैलता है। एडीज मच्छर का नाम याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो यहाँ पे हमने सारे 50 क्वेश्चन देख लिए। अब ये काउंट करना है क्या स्कोर आपका यहाँ पे हुआ है, और कमेंट बॉक्स जरूर बता के जाना कितना स्कोर 50 क्वेश्चन आपने सही वहां पे कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कोई बच्चा नया है जो पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहा है, उसे ये नहीं पता कैसे हमें तैयारी वहां पे करनी, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, और टाइम आपके पास ज्यादा वहां बचा हुआ नहीं, तो ये जो आपके नोट्स यहाँ
पे दिया गया बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको नोट्स लेने में कोई दिक्कत वहाँ पे ना हो। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके सामने शो कर रहा है, किसी बच्चे कोई अगर डाउट भी वहाँ पे होता है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपना डाउट वहाँ पे क्लियर कर लेना। नोट सीधा प्ले स्टोर पे जाना है, आपको एनए वाला सर्च करना, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, इसी फोल्डर में आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे और आज सब और 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये नोट्स एक बार एग्जाम पहले जरूर वहाँ पे आप तैयार कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे कल 7 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जहाँ पे हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो क्लास, तो आप इस क्लास को लाइक करना वहाँ पे ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस सेट में।